औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन और इंजॉइंग द गुड हेल्थ। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 41 ऑनलाइन सीरीज़ का C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 5 जो हमने शुरू किया हुआ है। और चैप्टर नंबर 5 में आज हमने जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको स्टडी करना है। लास्ट टाइम जो है हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसको स्टडी किया था। तो जो एनर्जी कोई बॉडी रखती है या पोजेस करती है उसकी रोटेशनल मोशन की वजह से अबाउट उसकी एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, ये पार्टिकल इसके ऊपर मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर ये पार्टिकल P जिसका मास m है ये मूव कर रहा है। तो ये पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है और ये मूव कर रहा है। तो हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन के ऊपर किसी हाइट पर ग्रेविटी पे मौजूद होता है तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो चूँकि ये पार्टिकल जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसलिए इट इज़ हैविंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो फिर उसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो फिर उसकी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी possessed by the body due to its rotational motion about its axis is known as रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम R डॉट काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं एब्रीविएशन में, रोटेशनल काइनेटिक। तो ऐसी बॉडी जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो, ठीक है, देखें कि ये हमारे पास ये कोई फिक्स एक्सिस है, इसके अबाउट ये बॉडी यूँ करके रोटेट कर रही है, ये ऐसे। तो ये जो फिक्स्ड एक्सिस है इसके अबाउट जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो इस बॉडी ये जो रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो कोई भी मूविंग बॉडी जो रोटेट कर रही हो वो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोजेस कर रही होती है। अब हमने जो है वो एक्सप्रेशन इसका कैलकुलेट करके देखना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, कि हमारे पास इसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या आता है। हम इसका रिजिड बॉडी के लिए भी किस तरह इसका एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टास्क है एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो सपोज करें कि एक बॉडी स्पिन कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इफ अ बॉडी इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, अगर एक बॉडी जो है वो एक एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है जी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ स्पिन कर रही है ओमेगा, ठीक है। तो इसकी डिटरमिन करने के लिए टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि ये बॉडी जो है ये कंपोज ऑफ टाइनी मासेस m1 m2 और m3 जो है, जो डिस्टेंस r1 और r2 के ऊपर पड़े हुए हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि हमें इस बॉडी को एज अ रिजिड बॉडी जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा, हमें फर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिटरमिन द टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए ऑफ द बॉडी we have to imagine हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा that the body consists of small tiny masses at tiny masses m1 m2 m3 up to so on mn at distances r1 r2 r3 up to so on rn। ठीक है, यानी कि वी हैव टू सपोज ए रिजिड बॉडी, सो we have to suppose a rigid body। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिजिड बॉडी जो है वो सपोज करनी पड़ेगी। रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर स्मॉल पॉइंट मासेस होते हैं m1 m2 m3 और वो किसी डिस्टेंस r1 r2 r3 के ऊपर जो है वो पड़े होते हैं उस बॉडी से। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो इसका मतलब है कि फिर उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिटरमिन करना है इस बॉडी के लिए, तो हम ये सपोज करेंगे कि ये बॉडी जो है ये एक्ट कर रही है एज ए रिजिड बॉडी के तौर पर। और रिजिड बॉडी हमें पता है कि रिजिड बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास पॉइंट मासेस होते हैं जो हमने लिए m1 m2 m3 अप टू mn, और ये पॉइंट मासेस जो हैं ये डिस्टेंसेस के ऊपर होते हैं r1 r2 r3 अप टू सो ऑन rn तक। तो इसका मतलब है कि हमने एक रिजिड बॉडी जो है वो सपोज कर लिया और हमने इस रिजिड बॉडी जो है इसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर जो है ये डिस्टेंसेस के ऊपर है, तो यहाँ पर एक और इधर ये ऐड कर लें कि फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास डिस्टेंसेस होते हैं r1 r2, जहाँ पर ये मासेस m1 m2 और m3 पड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो अब हम जो है मैं इसकी जो है वो फिगर बनाता हूँ पहले। ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास सपोज करें कि ये एक सर्कुलर पाथ है और ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ए बी कह लें या ए प्राइम जो है इसको कह लें, और ये हमारे पास रोटेशन है ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, मैं एक मास ले रहा हूँ इस रिजिड बॉडी के अंदर m1। ठीक है, यहाँ आप इसको कह सकते हैं mi, समेशन ले लें mi, और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये किसी डिस्टेंस ri के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये रिजिड बॉडी जो है ये इन फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, ये जो ए प्राइम हमारे पास फिक्स्ड एक्सिस है, इनके ऊपर ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये रिजिड बॉडी जो है वो
रोटेट कर रही है। तो हमने ये जो रिजिड बॉडी है इसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसका एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ मास m1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। उसी के बाद हम इसके अंदर अगर v1 को एंगुलर वेरिएबल को रिलेट कर दें लीनियर के साथ तो v1 r ओमेगा 1 के बराबर आ जाएगा और v1 का स्क्वायर जो है हमारे पास हो जाएगा r1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू जो ऊपर काइनेटिक एनर्जी 1 वाली इक्वेशन है इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दें। इसके अंदर जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1/2 m1 इंटू r1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 जो है ये रोटेशनल हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 2 जो है वो होगी 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। और यहाँ पर भी जो है हम v2 को पुट करेंगे r2 ओमेगा 2 और v2 का स्क्वायर जो है वो r2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 2 जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 m2 r स्क्वायर 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर जो है इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास। इसी तरह आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 3, काइनेटिक एनर्जी 3 मास 3 के लिए 1/2 m3 r स्क्वायर 3 ओमेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे और सो ऑन अगर हम इसको करते चले जाएं तो n तक काइनेटिक एनर्जी n ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 mn r स्क्वायर n और ओमेगा स्क्वायर n इसके बराबर ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब ये सारी काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास n तक है ये सारी क्या करेंगे हम इनको ऐड अप जो है वो कर देंगे। ये सारी काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये सारी काइनेटिक एनर्जीज जो हैं इनको हम ऐड अप जो है वो कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है द टोटल रोटेशनल kinetic energy is obtained by adding the all rotational kinetic energies। तो सारियों को अगर आप ऐड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल रोटेशनल जो है वो मेरे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 अप टू सो ऑन काइनेटिक एनर्जी n। तो इनके अंदर आप वैल्यूज रख दें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल रोटेशनल जो है ये मेरे पास क्या आ जाएगी 1/2 m1 r स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस
1/2m2r2 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1/2m3r स्क्वायर 3 ओमेगा 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस 1/2mn ओमेगा स्क्वायर n और r स्क्वायर n। ये हमारे पास जो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकल आएगी। अब हमें एक बात का पता है कि ये जितनी एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं ये सारी कांस्टेंट हैं, ये सेम है। ये तमाम मासेस जो हैं वो रिजिड बॉडी के अंदर सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा n इज इक्वल टू ओमेगा। ये सारे जो हैं ये ओमेगा के बराबर है, ठीक है, क्योंकि तमाम पार्टिकल्स जो रिजिड बॉडी के अंदर है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। उन सब की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, सेम एंगुलर वेलोसिटी है। तमाम पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के अंदर सेम एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और सेम एंगुलर एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। तो अब हम फिर ये जो इक्वेशन हमारे पास ये ऊपर आई है, इसके अंदर हम ओमेगा को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लिख लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी टोटल रोटेशनल जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2m1 r स्क्वायर 1 प्लस 1/2m2 r स्क्वायर 2 अप टू सो ऑन 1/2mn r स्क्वायर n, ठीक है। और यहाँ से ओमेगा जो है वो कॉमन निकल आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास ओमेगा जो है यहाँ से कॉमन निकल आएगा। तो ये सारा क्या है, ये सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का, ठीक है। तो इस सारे को मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी टोटल रोटेशनल, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, 1/2 को भी यहाँ से कॉमन निकालें, बल्कि 1/2 कॉमन निकालें ये तो फिर हमारे पास 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इसके अंदर हमारे पास ये आ जाएगा m1 r स्क्वायर 1 प्लस m2 r स्क्वायर 2 अप टू सो ऑन mn r स्क्वायर n। ये जो है हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टोटल रोटेशनल जो है हमारे पास 1/2 ओमेगा स्क्वायर इनटू समेशन I1 to n m ऑफ I r स्क्वायर I, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड बॉडी का, समेशन I1 to n m ऑफ I r स्क्वायर I। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल रोटेशनल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन जो है निकल आया, ठीक है। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो अगर वो पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको डिफाइन करें और कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमने सारा प्रोसेस करके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो हमें साफ तौर पे नज़र आ रही है वो ये है कि जो एक्सप्रेशन में हमें नज़र आ रहा है कि रोटेशनल एनर्जी जो काइनेटिक है ये डिपेंड कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर,
ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी, इनके बढ़ने से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। यानी कि इसकी प्रोडक्ट के ऊपर, रोटेशनल इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के स्केयर की प्रोडक्ट के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रही है। अब इसके जो यूजेस हैं हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के, वो हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इसके यूजेस में, यूज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये हम इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल यूज़ में फ्लाई व्हील्स के अंदर, जो कि असेंशियल पार्ट होते हैं इंजन्स। बहुत सारे मैनी इंजन्स के अंदर हम फ्लाई व्हील्स जो है उनको यूज़ करते हैं। एक फ्लाई व्हील जो होता है वो स्टोर करता है एनर्जी को पावर स्ट्रोक, जो पिस्टन्स की पावर स्ट्रोक होते हैं उनके दरमियान, और ये एनर्जी जो है फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो पूरा रेवोल्यूशन होता है किसी क्रैंक शाफ्ट का, क्रैंक शाफ्ट होता है वो जो इंजन का पार्ट होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स इंजन के लगे होते हैं, उसको हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। तो कहता है जितनी एनर्जी जो होती है ये एक फुल रेवोल्यूशन के अंदर उस क्रैंक शाफ्ट को प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह हमारे पास जो रोटेशंस होती हैं इंजन के अंदर वो स्मूथ रहती हैं। तो इसका बेसिक यूज़ जो है ये किसके अंदर है, इसका बेसिक और प्रैक्टिकल यूज़ जो है वो फ्लाई व्हील्स में है। ठीक है, जो कि एसेंशियल पार्ट या मेन पार्ट्स होते हैं इंजन्स के। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रैक्टिकल यूज इज इन द fly wheels which are the essential, जो कि हमारे पास essential parts of many engines, क्योंकि essential parts होते हैं बहुत सारे इंजन्स के। तो क्या होता है कि एक फ्लाई व्हील जो है, अ फ्लाई व्हील स्टोर्स एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है बिटवीन द पावर स्ट्रोक्स। जो पावर स्ट्रोक होते हैं इंजन के, यानी पावर स्ट्रोक्स का मतलब होता है कि जहां पर इंजन जो है वो एनर्जी को सप्लाई कर रहा होता है, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा होता है ऑफ द पिस्टन्स। ठीक है, तो जो इस केस के अंदर जो एनर्जी है, सो द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इस केस के अंदर एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर द फुल रेवोल्यूशन। पूरा जो रेवोल्यूशन होता है हमारे पास, पूरा एक चक्कर ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, यानी कि जिस पर इंजन के पार्ट्स जो हैं वो लगे होते हैं। और रोटेशन फिर इसकी वजह से, so the rotation remain smooth। तो इस केस में जो रोटेशन है वो हमारे पास स्मूथ रहती है। ठीक है, यानी कि जब क्रैंक शाफ्ट जो है, जो पार्ट ऑफ द इंजन जो है वो फुल रोटेट करता है, तो फुली उसकी रोटेशन के अंदर जो है वो कंप्लीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी की वो हो जाती है एक फुल रेवोल्यूशन या एक फुल रोटेशन के अंदर क्रैंक शाफ्ट के, जिसकी वजह से जो हमारे पास रोटेशन है वो स्मूथ रहती है। यानी कि रोटेशन जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आती, रोटेशन जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होती, वो एक ही तरीके से रोटेशन जो है वो होती रहती है। और इंजन जो है वो इस प्रॉपर रोटेशन की वजह से प्रॉपरली जो है वो वर्क करता रहता है। इसलिए ये जो फ्लाई व्हील्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है इंजन्स के अंदर। ठीक हो गया जी, इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज है इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अच्छा, अब हमने आगे जो है वो एक्सप्रेशन फाइंड करना है रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी का डिस्क और हूप के लिए। डिस्क होती है जो अंदर से भरा हुआ हो, और हूप वो होता है जैसे रिंग होता है जो अंदर से खाली हो। डिस्क होती है जैसे सिक्का होता है हमारे पास। तो हमने जो है वो डिस्क और हूप के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क, पहले हम डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। ऐसे इंक्लाइंड प्लेन वो होती है जो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल थीटा जो है वो बना रही हो। ये एक स्फीयर है हमारे पास पड़ा हुआ, यानी कि ये एक डिस्क है जो अंदर से भरी हुई है, सिक्का है, ठीक है। ये जो है सिक्का हमारे पास, ये क्या करता है, ये रोल डाउन करता है, ये नीचे की तरफ आता है और इंक्लाइंड प्लेन की बॉटम के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो जब ये यहां से रोल करती हुई ये डिस्क या स्फीयर जो है ये नीचे बॉटम तक आया, तो हमने इसकी बॉटम के ऊपर इस इंक्लाइंड प्लेन के इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी वेलोसिटी जो है वो उसको फाइंड करनी है। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क की, देखिए वो हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का हमने अभी फार्मूला निकाला है और वो होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिस्क का हमारे पास वो होता है I इज इक्वल टू 1/2 mr²। ये आप अपनी बुक के अंदर देखें तो साइड के ऊपर उन्होंने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दिया हुआ है, डिस्क का भी दिया हुआ है, हूप का भी दिया हुआ है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये भी आपके कोर्स में इनका कैलकुलेट करना नहीं है कि किस तरह हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इनको कैलकुलेट करते हैं, ये आपकी बुक में भी नहीं है इनको कैलकुलेट करने का तरीका। तो ये जब आप BSc लेवल या BS लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये तरीका बताया जाएगा। बहरहाल यहाँ पर याद रखें कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 1/2 mr² के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फिर मेरे पास क्या आ जाएगी 1/2, इसके अंदर I की वैल्यू रखें 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो यहां पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है ये आ जाएगी 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है कि v² हमारे पास r² ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिस्क की जो है हमारे पास वो 1/4 mv², ये वैल्यू v² इधर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है ये हमारे पास डिस्क की निकल आई, ठीक है। अब इसी तरह हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो हूप की भी फाइंड करनी है। हूप होता है छल्ला, रिंग जो अंदर से खाली होता है। डिस्क जो होती है वो अंदर से खाली नहीं होती, वो अंदर से भरी होती है जैसे सिक्का होता है। हूप होता है छल्ला जो अंदर से खाली होता है। अब हमने ये जो इंक्लाइंड प्लेन सामने हमने शो की हुई है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम डिस्क की जगह हूप जो है उसको रख देंगे। अब हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है किसकी, हूप की। ये देखें, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये थीटा एंगल यहां से, और ये हमारे पास हूप है। अब ये भी रोल डाउन करेगी और इसके बॉटम तक आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये नीचे तक आएगी तो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो रोटेशनल है
वो हमें पता है कि बराबर होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप, वो आप अपनी बुक में देखें तो उसने दिया हुआ है I = mr²। ये वैल्यू आई की यहाँ पर पुट कर दे तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमारे पास 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर जो है आ जाएगी। और हमें यहाँ पर पता है कि v²r² ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमारे पास आ जाएगी 1/2 mv²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो हूप की निकल आई। ठीक है जी, ये हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हूप और डिस्क की निकल है। अब ये दोनों डिस्क और हूप जो है ये मूव डाउन करती हैं इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ, और हम कहते हैं कि ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ये किसी हाइट h के ऊपर है और एंगल थीटा बना रही है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल से। तो दोनों की जो रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है, ये देखिए ये नीचे की तरफ जब आएगी तो ये यूं अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगी और लीनियरली भी मूव करेगी, यानी कि नीचे की तरफ यूं लीनियर भी मूव कर रही है और साथ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है। अगर यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल डिस्क या हूप की, वो जब वो पहुंचेगी इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे तो वो मस्ट बी इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। ठीक है, यानी कि ये टॉप है ना, तो इस टॉप के ऊपर यहाँ पर जब डिस्क या हूप है तो इस जगह पर इसकी जो एनर्जी है वो कौन सी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम कहें कि ये इंक्लाइंड प्लेन जो ये फ्रिक्शन लेस है, अगर ये फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है तो जाहिर बात है जब ये नीचे आ रही है तो कोई पावर डेसिपेट नहीं हो रही, क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अगर फ्रिक्शन होती है तो इसकी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती, जो इसकी मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करती, जिसकी वजह से इस हूप जब ये नीचे की तरफ आई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस आता। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए जब हूप या डिस्क नीचे की तरफ आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टॉप पर जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी उसी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होगी। तो इसकी मतलब है कि यहाँ पर फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एप्लीकेबल है। पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास बॉटम पे है उसके बराबर होगी। तो अब इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसमें दो किस्म की एनर्जीज है, एक रोटेशनल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें दो किस्म की एनर्जीज है, एक हमारे पास लीनियर m1/2mv² है और दूसरी हमारे पास रोटेशनल 1/2 I ओमेगा² है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास mgh है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास mgh इज इक्वल टू 1/2mv² प्लस 1/2 I ओमेगा²। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम कहते हैं मेन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास मेन इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ गई। अब आप देखें कि अगर हमने यहाँ पर पहले नंबर पर स्पीड फाइंड करनी है डिस्क की, ठीक है, तो
स्पीड ऑफ डिस्क। इस फार्मूले के अंदर ये जो है हमारे पास mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा²। तो आपने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ये जो है 1/2 I ओमेगा² ये निकाला हुआ डिस्क के केस में 1/2 I ओमेगा² आपका डिस्क के केस में निकला हुआ 1/4 mv²। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो mgh 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। तो यहाँ से m से कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा GH, इस कैल्शियम लें 4 इस कैल्शियम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3v²/4 और v² हमारे पास आ जाएगा 4/3 GH और इसका अंडर रूट ले लें तो 4/3 GH अंडर रूट। ये हमारे पास v निकल आएगी डिस्क की, ठीक है। इसी तरह अब आपने जो है v स्पीड निकालनी है हूप की। तो स्पीड ऑफ हूप जो है आप देखें हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है mgh 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा²। हूप के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा² हमारी बराबर निकली हुई है 1/2 mv² के। तो आप इसको लिख लें कि mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 mv²। ये इसके बराबर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 mv² प्लस 1/2 mv²। इन दोनों को जो है वो आप ऐड करेंगे, एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 2 mv²/2, 2 से कट गया, m से कट गया, तो v² इज इक्वल टू GH या v इज इक्वल टू GH अंडर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो निकल आई वेलोसिटी ऑफ द हूप। अब आप देखें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ डिस्क का, वो है v4/3 GH। ठीक है, इसको अगर मैं कह दूं v1 और इसको मैं कह दूं v2 GH अंडर रूट, तो v1 जो है वो 4/3 है क्योंकि ये GH v2 के बराबर है v2 के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्क है इसकी स्पीड ज्यादा है, v1 4/3 के फैक्टर से v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, द स्पीड ऑफ डिस्क v1 इज ग्रेटर देन स्पीड v2 of hoop on reaching the bottom of inclined plane। जब ये इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम तक पहुंचेगी तो पहले डिस्क जो है वो पहुंचेगी और उसके बाद जो है वो हमारे पास हूप जो है वो पहुंचेगी, यानी कि डिस्क की वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो हूप की वेलोसिटी से ज़्यादा है। ठीक है जी, तो अब लेक्चर को हम यहाँ पर हम एंड करते हैं। वैसे भी हमारा जो है वो ओवर हो रहा है, मीटिंग का टाइम भी, तो बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज़रा जो है वो ले लेने दें आप स्क्रीनशॉट, बल्कि जो है वो मीटिंग एंड ही हो गई है।
तो बहुत शुक्रिया आपका डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह कल फिर जो है वो आपके साथ जो है वो मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।